तो कल की इंटरनेशनल लॉ की क्लास मैंने यूट्यूब पर अपलोड की है, और आज की क्लास जो है वो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये डेमो क्लासेस के जैसे हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आपको अगर कोई डाउट है मेरे टीचिंग स्किल पर, अगर कोई डाउट है, जाहिर सी बात है कि यू डोंट नो मी, तो वो तो नेचुरल होगा। और अगर कोई इस बात को डिनाई करता है तो फिर वो बेवकूफ है, क्योंकि वो अगर मैं आपको प्रेशर डालूं कि नहीं आपको ज्वाइन करना ही है, तो ये तो मेरी बेवकूफी होगी। तो इसीलिए आपको मैं मौका देता हूं कि आप मुझे जज कर सकें, क्योंकि आप जज करेंगे तभी जाकर मेरा बेनिफिट होगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूं कि मैं जो भी बोलता हूं यहाँ पे, वो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम बीज के जैसे वो एक चला जाए, ताकि उससे एक प्लांट निकले, एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक लॉ में थॉट प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी काम स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि लॉ इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें आपको जितना भी बता दिया जाए वो कम ही हो जाता है। जब तक कि आप खुद से उस चीज के ऊपर सोचना शुरू नहीं कर देंगे, तब तक वो चीज आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट रट डालिए पूरा, कोई काम नहीं आएगा। आपको अपने दिमाग में जो बीज मैं डालूंगा उसको ग्रो करना पड़ेगा खुद ही। और इसी चीज के लिए मैं बोलता हूं दैट द इंटरेक्शन शुड बी टू वे। क्योंकि आपको जो मैंने बीज डाला है, वो बीज सही जगह गया है कि नहीं गया है, वो जानना बहुत जरूरी है। कि मैं जिस डायरेक्शन में आपको बताना चाह रहा हूं, क्या आप उसी डायरेक्शन में देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछते भी रहता हूं कि मैंने जो ये बताया, इससे अब आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक। तो इसीलिए प्लीज इंटरेक्ट विथ मी इन द क्लास। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो चलिए एविडेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब एविडेंस में देखिए क्या है कि इंटरनेशनल लॉ तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट था, उसका लेंथ ब्रेथ और जो एरिया था बहुत वास्ट था। लेकिन एविडेंस का इतना ज्यादा वास्ट नहीं है, इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो देखेंगे आप काफी छोटा है। और ये बहुत जल्दी, सबसे जल्दी जो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, वो एविडेंस का होगा। क्योंकि एविडेंस का जो एरिया है वो बहुत कम है। हालांकि इसका गहराई बहुत ज्यादा है, बट एरिया इज वेरी लेस। क्या होता है एविडेंस? अगर मैं आपसे प्लेन लैंग्वेज में पूछूं दैट अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि अभी अभी 10th पास किया है, उससे अगर मैं पूछता हूं कि तुम्हें साक्ष्य के हिसाब से क्या लगता है, साक्ष्य क्या होता है, व्हाट इज एविडेंस, तो फिर आपके हिसाब से उसका जवाब क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? यस, एनीवन प्लीज वुड लाइक टू ट्राई? बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। बताइए। Sir, anything that Yes, sir. ओके, तो आपको क्या लगता है कि एविडेंस क्या, वो जवाब क्या देगा एविडेंस? Proof, sir. फिर से बताइएगा। Proof. नहीं यार, ये तो आपने अनुवाद बता दिया। मैं आपसे अनुवाद नहीं पूछ रहा हूं, मैं अर्थ पूछ रहा हूं। आपने तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कर दिया और बेटर वर्ड मुझे दे दिया। और प्रूफ और एविडेंस में बहुत फर्क होता है, ये बात आप समझेंगे। अभी तो नहीं समझ में आया क्योंकि कोई पता नहीं है। भी सर, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज या फिर कोई भी एक फैक्ट वगैरह, वो एविडेंस होता है। जैसे कि ऐसा हुआ था, उसने उसको चाकू मारा था, ये एविडेंस है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हो गए, ओरल डॉक्यूमेंट हो गए, या फिर ऐसे। ठीक है। sir, evidence is something that authenticates the testimony of an incident. ओके ओके, एनीवन एल्स? सर सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स को क्या नाम है वेरीफाई करता है। ठीक है, और कोई? यस वरुण? यस मयंक, यू हैव टू से समथिंग। Yes, sir. Evidence is something which helps in establishing a fact. किसी फैक्ट को साबित करता है या नहीं साबित करता। ओके ओके, दैट टू इज करेक्ट। जी वरुण? Evidence is something which leads to a conclusion. Okay. Or it basically gives us a ground for relief to back up or refute any argument. ओके ओके, ठीक है। सभी ने
कुछ हद तक सारे पॉइंट्स जो है एविडेंस के बता दिए हैं, लेकिन जो कोर है, एविडेंस का जो कोर है उसको मैं बताता हूं और उससे आप समझेंगे कि आपने कहां क्या चीज मिस किया। सो लेट अस स्टार्ट विथ एविडेंस। अब देखिए, एविडेंस इज, कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे कि मैं रास्ते पे जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि दो लोग लड़ रहे हैं, एक के हाथ में गन है, एक के हाथ में चाकू है। अब व्हाट विल बी माय रिएक्शन? मेरा रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा कि मैं चाहूंगा कि उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको मैं समझकर उनके बीच की लड़ाई को खत्म करूं। एक प्रूडेंट मैन की यही इच्छा होगी, क्योंकि लड़ाई होते हुए उससे मुंह फेर के चल देना, ये प्रूडेंट मैन की इच्छा नहीं हो सकती है। लॉ इस चीज को नहीं समझता है। लॉ के हिसाब से प्रूडेंट मैन मतलब एक पर्सन हु इज रेडी टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, अ पर्सन हु इज रेडी टू resolve the disputes happening in and around him। तो हर मैटर कोर्ट तो जाता नहीं है, कुछ मैटर्स जो है वो वहीं पर सलट जाते हैं। तो प्रूडेंट मैन कोर्ट के हिसाब से, रीजनेबल मैन का यही मतलब है कि कोई ऐसा बंदा जो कि अपनी रीजन को यूज करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि समाज में जो बुरी चीजें हैं उसको खत्म किया जाए और जितना हो सके जो भी समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन वो आपस में ही मिलकर करें। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उनके बीच में और जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो मुझे धक्का दे देते हैं, दोनों में से कोई एक मुझे धक्का दे देता है, अब उनके हाथ में चाकू भी है, गन भी है, तो मैं क्या करता हूं? मेरे पास तो, मेरे मन में तो डर भी है ना कहीं कहीं कि अगर पता चले कि मैं बचाने जाऊं और वो मुझे ही चाकू मार दे दूर करने के चक्कर में, या मुझे ही गोली मार दे कि तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, तुम ही पहले जाओ यहाँ इस दुनिया से, ये भी पॉसिबल है। तो मुझे अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जाकर उनके बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। अब मैं चला जाता हूं उनके बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जब मैं वहां जाता हूं तो कोशिश करता हूं जानने की, जो लोग पहले से वहां मौजूद थे उनसे पूछने की कोशिश करता हूं क्या है क्या नहीं है। ये जितने भी लोग वहां पहले से मौजूद हैं वो देख रहे हैं चीजों को हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं भी उनके जैसा सोचूंगा तो फिर ये लोग तो लड़ते मर जाएंगे एक दूसरे को मारते मारते। तो मैं इनिशिएटिव लेता हूं और मैं दोनों को अलग करने की कोशिश करता हूं पहले, विथ द हेल्प ऑफ द पीपल अराउंड। तो उनकी मदद से मैं उन लोगों को अलग करने की पहले कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक वो अलग नहीं होंगे तब तक उनके बीच की लड़ाई को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब दो पार्टीज बन गई, 10 लोगों ने मिलकर 2 लोगों की लड़ाई में दोनों पार्टीज को अलग अलग किया। तो 5 लोग एक को पकड़े हुए हैं, 5 लोग एक को पकड़े हुए हैं। अब धीरे 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 हमें मैटर समझ में आ रहा है कि किसकी गलती थी, और गलती कितनी भी बड़ी थी लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। आप 2-3 चाटा लगा दीजिए, है ना, 2-3 क्या 4-5 चाटा लगा दीजिए, गलती हो गई है तो, लेकिन वो भी अलाउड नहीं है। लीगली स्पीकिंग दैट ऑल्सो इज नॉट अलाउड, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल फोर्स, जिसको कि बैटरी बोलते हैं इंग्लैंड में। तो अगर आप किसी के बॉडी को टच भी कर देते हैं ना, विद द इंटेंशन टू बीट दैट पर्सन, विद द इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू दैट पर्सन, ये आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर आईपीसी में, क्रिमिनल कोड सेक्शन 351 में आईपीसी का। तो अगर आप किसी को टच भी कर देते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये उतनी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई टच कर दे तो आप चले जाए पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी करवा दें और फिर उसके ऊपर धारा लग जाए। ये तभी होता है जब बहुत ज्यादा कुटाई हो जाती है, तब 1-2 चाटा लगा दिया गलती की वजह से तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब धीरे धीरे मैटर समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, और अब उनके बीच में सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि देखिए ऐसा है कि अगर इसने कुछ गलती की है तो आप 2 चाटा लगा लीजिए, मन को तसल्ली हो जाएगी आपके। और अगर ऐसी गलती की है जो कि इररिपेयरेबल है तब तो उसका भरपाई जितना पैसा होता है उतना आप ले लीजिए उससे। ये इतना ही किया जा सकता है अपने लेवल पर। अगर इससे खुश नहीं है दोनों पार्टीज तब फिर वो पुलिस ये सबको बुलाकर अपना मैटर उनसे सॉल्व करवा सकती है, लेकिन अपने लेवल तक तो इतना ही किया जा सकता है। मान लीजिए कि वो नहीं मानते हैं और पुलिस आ जाती है। अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है तो पुलिस क्या खोजती है? पुलिस तो वहां मौजूद नहीं थी, पुलिस को नहीं पता है क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो हाउ कैन द पुलिस कम टू अ कंक्लूजन एंड हाउ कैन द पुलिस फ्रेम अ रिपोर्ट
रिपोर्ट में वो क्या लिखेगी? तो वो वही लिखती है जो कि सीआरपीसी में आप सेक्शन 173 में जो रिपोर्ट वो पेश करती है उसमें यही बताती है कि ये चीजें मुझे मिली हैं और मुझे जानने को मिला है कि ये दोनों जो कर रहे थे उस दौरान क्यों कर रहे थे और उसके पीछे का रीजन क्या था। ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने उसमें ये चीजें मेरे सामने आई हैं और मुझे ये लगता है कि इनके ऊपर ये धारा जो है वो लगनी चाहिए। वो अनुमानित होता है, ठीक है। अल्टीमेट कॉग्निजेंस जो है वो मजिस्ट्रेट लेता है। तो ये एविडेंसेस हैं हमारे पास, वो सारे एविडेंसेस उस रिपोर्ट में मेंशन कर देती है और वो ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर रख आती है। अब मजिस्ट्रेट का काम है कि उनको एनालाइज करे और कॉग्निजेंस ले, बट वो हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हमारा सब्जेक्ट मैटर ये है कि पुलिस जब आएगी, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो तो मौजूद नहीं थी। अब जब वो मौजूद नहीं थी तो कैसे पुलिस को पता चलेगा कि क्या हुआ? तो वो लोगों से पूछती है, वो लोगों से पूछती है, वो उनके हाथों में जो हथियार लिया है उसका नोट लेती है कि ये बंदा ये हथियार लिए यहाँ खड़ा था और ये इतने गुस्से में था और ये इंसिडेंट हुआ था इस गन को निकालने से पहले, जो लोग वहां के बताते हैं। तो ये जो भी चीजें पुलिस नोट कर रही है, all these is the police is doing because the police wants to reach at a conclusion that why these two people were fighting and what should be the punishment if required to be provided if a person has committed any offense। तो वो जो भी चीज डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, हर वो चीज नहीं, वो जो भी चीज डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए पुलिस अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करती है या फिर नहीं भी करती है, तो फिर भी वो एक ऐसी चीज है जिससे कि डिस्प्यूट के बारे में पता लगाया जा सकता है कि हुआ क्या था। वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? एविडेंसेस होंगी। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता है तो फिर एविडेंस की बात ही नहीं आती है, तो फिर हम एविडेंस को बोलते ही नहीं है। तो एविडेंस वही जरूरत है, एविडेंस वही कंसिडर किया जाएगा जहां पर कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल लायबिलिटी आती है और हमें रिजोल्यूशन देना होता है कि ये जो प्रॉब्लम था इसका ये रिजोल्यूशन है। तो जो लोग रिजोल्यूशन देते हैं दे आर द थर्ड पर्सन, उनको पता नहीं होता है कि क्या हुआ था उस दौरान। इसी वजह से वो लोग बोलते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, आप उस समय का कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए, उस समय का कुछ ऐसा विटनेस लेकर आइए, उस समय का कुछ ऐसा प्रूफ दीजिए जिसकी वजह से हम बता दें कि हाँ आपने ऐसा किया होगा, अनुमानित या फिर क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो वो सारी चीजें जो कि एक फैक्ट इन इशू को रिजॉल्व करती हैं, वो सारी बातें जो एक फैक्ट इन इशू को रिजॉल्व करती हैं उस पर रोशनी डालती हैं और उसको उसमें जो डिस्प्यूट उससे निकल कर आया है उसको सॉल्व करती हैं। वो सारी बातें क्या होंगी? उस फैक्ट इन इशू के लिए एविडेंसेस होंगी, दे विल बी द एविडेंसेस। अब आपका एविडेंस एक्ट 1872 में एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में एविडेंस को डिफाइन किया गया, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। उसमें बताया है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है एविडेंस के अंदर, क्योंकि एविडेंस बहुत बड़ा फील्ड है, किसी भी तरीके का एविडेंस हो सकता है, इसीलिए उसकी कैटेगराइजेशन करके इंक्लूसिव डेफिनेशन बना दिया गया है। उसमें बताया गया है कि दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक आपके होते हैं ओरल एविडेंस और एक आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस, जैसा कि ओरल वर्ड आपको पता है कि मौखिक, यानी कि ऐसा कोई एविडेंस होगा जो कि अपने माउथ को यूज करके आपको कुछ बताएगा, और वो होता है विटनेस। उसको विटनेस बोला जाता है एविडेंस लॉ में। ही इज द विटनेस, वो मौजूद था उस समय, मौकाए वारदात पर वो मौजूद था, या अगर मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं था तो भी उसको पता है उस इंसिडेंट के बारे में कुछ जो कि वो कोर्ट में आकर अपने मुंह से बोलता है। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज अ विटनेस। तो ओरल एविडेंस जो होता है इट इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बाय द विटनेस। दूसरा एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब होता है वैसा एविडेंस जो कि एक लिखित फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग के फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट एंड जेरोक्स भी कंसीडर किया जाएगा।
तो in India or in any part of the world, most of the countries, they use this doctrine, the doctrine of best evidence. डॉक्ट्रिन ऑफ बेस्ट एविडेंस क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेस्ट एविडेंस का मतलब होता है कि आप जो भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग इन द कोर्ट, दैट मस्ट बी इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट मस्ट नॉट बी अ कॉपी और अ जेरोक्स unless and until the original could not be obtained or is available. जब तक कि ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है या अवेलेबल नहीं है, तब तक आपको ओरिजिनल ही कोर्ट में पेश करना है. कोर्ट डुप्लीकेट या फिर जेरोक्स या कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेगा. दिस इज नोन एज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. इसी को बोलते हैं रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई? मैंने बताई आपको कि जो भी चीजें पुलिस जो है तहकीकात करने के दौरान इकट्ठा करती है या फिर इकट्ठा नहीं भी कर पाती है, बट दैट थिंग टेल्स समथिंग अबाउट द फैक्ट इन इशू, दैट थिंग हेल्प्स द फैक्ट इन इशू टू बी रिजॉल्व्ड, दोज थिंग्स आर नोन एज एविडेंसेस. उनको हम एविडेंसेस बोलते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड एविडेंस. प्रूफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कोर्ट में प्रूव करने जा रहे हैं, और एविडेंस का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर थिंग जिसे कि आप प्रूव करते हैं. तो प्रूफ इज द सेकेंड स्टेज ऑफ एविडेंस. मतलब एविडेंस आपको मिल गया, आपको ये पेन मिल गया. अब इस पेन को आप कोर्ट में ले जाकर बस बोलिएगा थोड़ी कि देखिए सर मुझे पेन मिला है. अब कोर्ट अपनी मर्जी से सोच लेगा कि अच्छा ये पेन जो था इसी से इसको मारा गया था, इसी के निब से इसको मारा गया था. कोर्ट खुद से तो सोच नहीं पाएगा. तो आप कोर्ट में जाकर फिर क्या बोलेंगे? दैट सी मिला माय लॉर्ड, दिस पेन was used to kill the brother of my client, and this pen has got a nib, and this nib was inserted in the neck of the brother, and see there are stain marks on the nib. So I submit this evidence in the custody of the police or the court. तब फिर कोर्ट देखेगा कि क्या इस पे निब पे स्टेन लगा है कि नहीं लगा है, क्या ये पेन के डेथ करने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. मतलब कोर्ट विल एग्जामिन. तो ये एविडेंस है. एंड व्हाट आई डिड, I proved it. I tried to prove it that this pen did the murder or culpable homicide of my client's brother. So दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. Evidence और proof, these are two different things. There are different ways by which I can prove that this evidence was used, is important for my case. तो अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि बताते हैं कि आप इस तरीके से प्रूव करिए, आप इस तरीके से प्रूव करिए. तो दैट यू विल स्टडी एज वी विल मूव फॉरवर्ड. तो ये जो भी एविडेंस है, दिस इज योर एविडेंस. ये जो खुद है ये एक एविडेंस है. ठीक है. अब ये एविडेंस फैक्ट से कैसे अलग है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट. फैक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ फैक्ट? फैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई समथिंग विच इज सेड डन, जो कि आपके फैक्ट इन इशू पर रोशनी डालता है. अब ये एविडेंस है, ये मेरा एविडेंस था. दिस इज अ पेन, दिस इज एविडेंस. बट द फैक्ट इज दैट दिस पेन वाज यूज्ड टू मर्डर माय क्लाइंट्स ब्रदर. दिस इज द फैक्ट. दिस पेन इज नॉट द फैक्ट. This pen is the evidence. And what is the fact? That this pen was used to kill my client's brother. तो ये फैक्ट है. तो हर वो चीज जो कि बताएगा कि फैक्ट इन इशू में क्या क्या चीजें पॉसिबल थी, मतलब फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने के लिए जानना जरूरी है कि हुआ क्या था. तो वो जो भी चीजें हुई थी वो फैक्ट होंगी. In fact, fact also is the mental state of a person, जिसको कि आप psychological fact बोलते हैं. This also is defined under section 3. When we will study the Bayer Act, we will do all these discussions. But as of today, this is our introductory class. So I will just tell you that what evidence is and why we should study evidence.
एविडेंस क्यों पढ़ना चाहिए? तो चलिए आगे देखते हैं कि एविडेंस आखिर पढ़ना क्यों चाहिए, और ये जो मैंने इतना बड़ा सा चार्ट आपके सामने बनाकर तैयार रखा है, इसका क्या मतलब है और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है जो काम की हैं और जो आपके काम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस बेसिस। बोर्ड क्लियरली विजिबल है ना? यस सर। ओके, नाउ सी आई हैव डिफरेंशिएटेड। आपका ये जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये आपके सिलेबस के आधार पर ही मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहली चीजें हैं जो कि हम करेंगे जनरल चीजें, जनरल बातें करेंगे। जनरल बातों में हम क्या करेंगे? इन जनरल थिंग्स वी विल स्टडी दैट जो एविडेंस है आपका, इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहले तो आपका 1872 से पहले क्या होता था, 1872 के बाद क्या होने लग गया, एविडेंस लॉ का अलग अलग जुडिशियल सिस्टम्स में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, जैसे इंक्विजिटोरियल सिस्टम, एडवर्सेरियल सिस्टम, है ना, सब्सटेंशियल लॉ में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, प्रोसीजरल लॉ में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी बातें हम जनरल क्लॉज में करेंगे, प्लस द डेफिनिशंस जो कि आपको मैंने शेयर किया है ना पीडीएफ, उसमें मैंने पूरा ग्राफ बनाया है। द डेफिनिशंस दैट आई टोल्ड यू कि फैक्ट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, ये सारी बातें जो है ये हम जनरल कैटेगरी में रखेंगे। द सेकेंड थिंग इज योर रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी देखेंगे कि कोई चीज, अब देखिए ये रेलेवेंसी इज द मेजर पोर्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कोई चीज रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट कहने का मतलब कि आपका जो फैक्ट इन इशू है, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे रेलेवेंट का तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि वन फैक्ट इज रेलेवेंट ओवर द अदर व्हेन वन टेल्स समथिंग अबाउट द अदर। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए रेलेवेंट तब होता है जब वो उसके बारे में कुछ बताता है। वही रेलेवेंट का डेफिनेशन बना दिया है सेक्शन 3 के अंदर। लेकिन रेलेवेंसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शंस 505 से लेके 55 के बीच में बताया गया है दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर रेलेवेंट, क्या क्या चीजें रेलेवेंट होंगी। क्योंकि अभी तो आपने ये जान लिया आईपीसी पढ़ के कि कोई ऑफेंस हो गया, अब उस ऑफेंस को कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत है। सो व्हेन यू विल गो ऑन प्रूविंग दैट थिंग इन द कोर्ट, कोर्ट विल आस्क व्हाट, भाई हम तो मौजूद नहीं थे ना, आप मौजूद थे, मौजूद था विक्टिम, मौजूद था एक्यूज्ड। अब दोनों ही बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, एक्यूज बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, विक्टिम बोलेगा कि इसी ने किया है। तो कैसे पता चले? तो वो पता करने के लिए पुलिस आएगी, पुलिस बोलेगी कि सर देखिए मैं ये रिपोर्ट बनाया हूं, मुझे ये चीज मिली है मौकाए वारदात पे, और ये चीजें मुझे पता चली है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अब जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखेगी मैजिस्ट्रेट तो उसको पता चलेगा अच्छा ये चीजें हैं। लेकिन अभी भी वो भरोसा नहीं कर सकता है उस रिपोर्ट पे, क्योंकि वो एक रिपोर्ट है बस, इट इज नॉट द जजमेंट। तो जजमेंट जब तक नहीं आ जाता है तब तक इंडिया में जो लॉ है वो यही बोलता है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। दिस इज द डॉक्ट्रिन, दिस इज द लीगल मैक्सिम दैट इज यूज्ड इन इंडिया। बहुत सारे कंट्रीज में पहले ही, जैसे इंडिया में लॉ ऐसा भी है कि एक्यूज्ड इज कंसिडर्ड गिल्टी एंड ही हैज टू प्रूव इनोसेंट। अब एक्यूज्ड को ही इनोसेंट प्रूव करना है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि तुकाराम के केस में, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा के केस में आईपीसी में यू मस्ट हैव स्टडीड दैट, उस केस में जजमेंट दिया गया था कि क्योंकि वो लड़की चिल्लाई नहीं इसलिए उसका कंसेंट था। तो फिर उसी लॉ की वजह से 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 लाया गया, और उस लॉ के हिसाब से द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज शिफ्टेड फ्रॉम द विक्टिम टू द एक्यूज्ड। मतलब क्या इसका? इसका मतलब यही कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब एक्यूज्ड के ऊपर है। अब एक्यूज्ड को प्रूव करना है दैट ही इज इनोसेंट। तो जब एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, देन इन दैट केस उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ही इज गिल्टी नाउ। तो ऐसा करने की जरूरत पड़ती है कुछ कुछ लेजिस्लेशंस में, बट दैट इज नॉट द जनरल रूल। जनरल रूल सेज दैट a person is innocent until proved guilty, ये जनरल रूल है। तो यहां पर रेलेवेंट होने के बाद ही कोई चीज कोर्ट में एडमिसिबल होती है। अब मैं नया वर्ड बता दिया, एडमिसिबल क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। रेलेवेंट बता दिया, एडमिसिबल बता दिया, है ना।
तो एडमिसिबल का मतलब है कि आप कोर्ट में जो चीजें रेलेवेंट थी उसको आप लेकर तो चले गए कि हाँ सर देखिए ये जो पेन है ये मुझे लगता है कि इस पेन से ही वार किया गया था, इसीलिए मैं इसको कोर्ट में पेश करना चाहता हूं। अब ये पेन आ गया कोर्ट में, तो ये कोर्ट बोलेगा कि ठीक है मानते हैं इससे किया गया होगा, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि इसी पेन से किया गया है और इस पेन से यही मारा गया, हम ये कैसे मान लें? तो कोर्ट बताएगी कि वेदर दिस एविडेंस which was relevant whether it can become admissible or not, यानी कि क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस केस को प्रूव करने के लिए। सो व्हेन द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट, ये रेलिवेंट है, बट व्हेन द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट टू बी हेल्पफुल इन प्रूविंग द फैक्ट इन इशू, देन वी से दैट इट हैज बिकम एडमिसिबल, तब ये एडमिसिबल हो जाता है। रेलेवेंट यानी कि आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर कोई चीज रेलेवेंट नहीं होगी तो आप उसको कोर्ट के सामने कोर्ट उसको देखेगा ही नहीं, बोलेगा ये हम नहीं कोर्ट में अलाउ करते हैं। तो रेलेवेंसी सिर्फ यही बताती है कि आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एडमिसिबिलिटी बताती है कि कोर्ट उसको मानेगा कि नहीं मानेगा। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो रेलेवेंसी 5 से लेके 55, एडमिसिबिलिटी इसके बाद सेक्शंस में आता है, ऑन प्रूफ उसके बाद आता है विटनेस, एग्जामिनेशन, अकम्प्लिस, प्रिजम्पशन। ये सारे जो हैं ये सारे के सारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि एविडेंस जो हम आज की डेट में देखते हैं, वॉज इट द सेम एज 1872 के पहले? क्या वो सेम था या अलग था? तो देखिए जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें लिखा हुआ दैट 1872 से पहले बहुत सारे ऐसे नियम थे ऊट पटांग जिसमें कि एविडेंसेस को किस तरीके से रखा गया था। अगर तुमने गलती की होगी तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, अगर तुमने गलती की होगी तो तुम लड़ाई में हार जाओगे, यानी कि बैटल मेथड। दो लोगों के बीच में कौन सही कौन गलत, दोनों को लड़वा दो आपस में, जो जीतेगा वो सही, जो हार गया वो गलत। अब अगर कोई बंदा कमजोर है, नहीं लड़ सकता है, तो फिर तो वो हर केस में गिल्टी ही रहेगा। दूसरा केस क्या था? गर्म पानी में इसको डाल दो, अगर ये जल गया मतलब कि ये गलत किया था, अगर ये नहीं जला तो मतलब कि ये सही था। मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके से एविडेंसेस जो है पहले देखे जाते थे, दिए जाते थे। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप उसमें समझेंगे कि इस तरीके की चीजें एक्चुअली में की जाती थी। बाहर के देशों में बात करें तो क्या किया जाता था कि एक कॉप्स को उठाया जाता था, एक मरे हुए आदमी को बोला जाता था कि जो एक्यूज्ड है उसको बोला जाता था कि तुम इस मरे हुए आदमी को छुओ, अगर तुम्हारे छूने से ये कुछ हरकत करता है मतलब कि कुछ गड़बड़ है। अब सोचिए ये बात कि एक आदमी जो मरा हुआ है, अगर वो गलती से छूने से कोई हरकत उसमें हो भी जाती है तो हम इस बात को कैसे मान ले कि वो आदमी के छूने की वजह से हुआ या वैसे ही कुछ हुआ। अब अगर उसमें कोई बंदा सुपरस्टिशियस है, मतलब कि वो भूत प्रेत और ये सब चीजों में विश्वास रखता है, तो वो तो फिर गिल्टी ही रहेगा हर केस में, क्योंकि उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो हर केस में तो वो गिल्टी ही पाया जाएगा। तो इस तरीके के एविडेंसेस को यूज किया जाता था। और ये किंगडम टू किंगडम, क्योंकि पहले तो क्या होते थे, साम्राज्य होते थे, किंगडम्स होते थे, तो किंगडम टू किंगडम वो चेंज होता रहता है। किसी किंगडम में किसी चीज को एविडेंस मानते हैं, किसी किंगडम में किसी चीज को एविडेंस मानते हैं। किसी में बोलते हैं कि तुमको लोहे से दागा जाएगा, अगर तुम जल गए या तुम्हारा मतलब सहन नहीं कर पाए तो मतलब तुमने गलती की है। आज भी ये सुपरस्टिशन हमारे सोसाइटी में है। बोलते हैं कि अगर आपका हाथ अगर जलता है ना, गर्म चीज पकड़ने से अगर आपका हाथ जलता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप इस चीज को जानते होंगे कि बोलते हैं कि तुम्हारे मन में चोर है इसीलिए तुम्हारा हाथ जल गया, मेरा तो हाथ नहीं जल रहा, देखो हम पकड़े हैं। तो आप जानते हैं इस बात को अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये सारी चीजों को एज एविडेंस बनाकर उस जमाने में यूज किया जाता था। लेकिन जब 1872 में सर स्टीफन
जिन्होंने अपना इंडियन एविडेंस एक्ट को लिखा है, उन्होंने जब ये एक्ट बना कर दिया, उसके बाद से जितने भी इंडिया में किंगडम्स थे, वो सारे किंगडम्स क्या हुए, वो सारे किंगडम्स ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा चीज है यार, इसको हम अप्लाई करते हैं अपने किंगडम में। उन लोगों ने धीरे 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 करके इंडियन एविडेंस एक्ट को अपने किंगडम में अप्लाई करना शुरू कर दिया। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो जो तरीके दिए गए हैं एविडेंसेस देने के, एविडेंसेस लेने के, प्रूव करने के, विटनेस को बुलाने के, एग्जामिन करने के, अकम्प्लिस के, प्रिजम्पशन के, उन सभी चीजों को धीरे धीरे करके वो इंडिया में अलग अलग किंगडम्स के फॉर्म में अडॉप्ट करने लग गए। अब जब इंडिया अलग हो गया पाकिस्तान से, जब इंडिया एक कंट्री बन गया, तो फिर यही चीज जो है वो कंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि इट वाज गुड, इट वाज गुड। लेकिन if I tell you that there is a system which is known as adversarial system, and there is a system which is known as inquisitorial system, ये आप CRPC में भी पढ़ेंगे। ये दो सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो कि अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप के कंट्रीज में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंडिया में, ये सिस्टम है क्या एक्चुअली दिस इज द जुडिशियल सिस्टम जो फॉलो किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। अब एडवर्सेरियल सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने तो कभी अपने आप को यूरोप का पार्ट माना ही नहीं है, वो तो अलग ही, इसको स्वैग जिसको बोलते हैं, अलग ही स्वैग में रहता है। तो एडवर्सेरियल सिस्टम का ये कहना है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हम जो काम करेंगे उसका तरीका ये होगा कि वकील जो है वो कोर्ट के सामने एविडेंस पेश करेगा और जज जो है उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर अपना जजमेंट सुनाएगा। दिस इज द सिस्टम विच इज एडवर्सेरियल सिस्टम। इनक्विजिटोरियल सिस्टम का क्या बोलना है कि नहीं, वकील नहीं, जज जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा पढ़ा लिखा है और अनबायस्ड है। इसी वजह से जज का काम ये होगा कि वो बोलेगा वकील को कि तुम मुझे ये चीज लाकर दो जो कि इस केस को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। मतलब जज विल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द केस, इन द ट्रायल। तो जब जज एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है तो उसी के बोलने के अनुसार वकील जो है वो एविडेंसेस लाकर देता है ना। अब अगर वकील एविडेंसेस खुद से लाकर देगा तो वो तो वही एविडेंसेस लाकर देगा ना जो कि आपका अपने क्लाइंट को छुड़वाएगा या फिर अपने सामने वाले पार्टी को गुनहगार साबित करवाएगा। लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या बोलते हैं कि जज करेगा ये सब चीज, यानी जज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। जो चीज वकील करता था वो वकील नहीं करेगा, जज उससे पूछेगा कि तुम मुझे ये लाके दो, वो लाके दो, और जज डिसाइड करेगा कि क्या चीज इस केस के लिए सही है। पहले तो क्या था, एडवर्सेरियल में क्या होता है कि जो चीज सामने आ गया उसको देख के बस डिसीजन देना है जज को। लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि नहीं, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम मुझे वो भी लाके दो, मुझे डिसाइड करने दो कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम मत डिसाइड करके लेके आओ कि ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, ये एडमिसिबल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यू लीव इट ऑन मी, आई एम द जज, यू आर नॉट द जज, तो मुझे डिसाइड करने दीजिए। तो इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जो तरीका है एविडेंस लेने का, इट इज डिफरेंट, और एडवर्सेरियल में एविडेंसेस लेने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों सिस्टम अलग अलग है। तो ये आपका अलग अलग सिस्टम्स के आधार पर एविडेंसेस जो है वो लिए जाते हैं। इंडिया में क्योंकि एडवर्सेरियल सिस्टम है, बट यू कैन सी हियर दैट कितना अलग है दोनों। क्योंकि एडवर्सेरियल सिस्टम का मानना है कि हम ट्रुथ की खोज नहीं करेंगे, हम खोज करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें इससे मतलब है, हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से मतलब है। लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम का मानना है कि नहीं, हमें सच्चाई जाननी है, हमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर फोकस नहीं करना है, हमें सच्चाई जाननी है। तो इसीलिए
क्योंकि दोनों का जो बेस है, दोनों का जो फंडामेंटल है वो अलग अलग है। एक ट्रुथ की खोज करता है और एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देता है, इसी वजह से दोनों अलग अलग है। आपने कॉमन लॉ जब पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में, तो पढ़ा होगा कि कॉमन लॉ क्या बताता है कि कॉमन लॉ जो था वो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन देता था, और जो रोमानो जर्मैनिक सिस्टम था वो वे ऑफ लिविंग बताता था कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखेगा, कंडक्ट कैसा होगा उसका। तो कॉमन लॉ जो है वो एडवर्सरियल सिस्टम से लिंक्ड है, क्योंकि इसी वजह से ब्रिटेन में ये चीज फॉलो होता है, इंडिया ही में इसी चीज को फॉलो किया जाता है। तो कॉमन लॉ सिस्टम सेज दैट हम आपको जो लॉ बनाकर दे रहे हैं वो सिर्फ उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए है। हम एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बता रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि कौन सही है कौन गलत है। हमें इस चीज से मतलब है आप मेरे सामने जो प्रॉब्लम लेकर आइएगा उसका मैं बेस्ट सॉल्यूशन दे दूं, मुझे इससे मतलब है बस। लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे मतलब है कि सच्चाई क्या है, आखिर मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूं, मुझे भी सच्चाई जाननी है, क्योंकि सच्चाई अगर पता चल जाएगी तो डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए डिसीजन लेने के लिए वो सच्चाई की खोज करते हैं इंक्विजिटोरियल सिस्टम में, और इसमें डिस्प्यूट के ऊपर फोकस रहता है, इसमें ट्रुथ के ऊपर फोकस रहता है। तो ये आपका इस दो सिस्टम है, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें कि एविडेंसेस जो हैं वो अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो मैंने बताया था आपको डेफिनेशंस जो है वो मैंने बता ही दिए हैं। तो आप सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ जानते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ आपका आईपीसी था, प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि सब्सटेंटिव लॉ मतलब कि प्रिंसिपल, सब्सटेंटिव लॉ मतलब कि सब्सटेंस, है ना, वो आपका जो ऑफेंस है या जो भी आपका लायबिलिटी है उसके बारे में बताता है कि वो होगा क्या चीज, व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट ऑफेंस और व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट सिविल लायबिलिटी। और प्रोसीजरल बताता है कि हमारे साथ अगर कुछ ऑफेंस हो गया तो हम क्या करें, किसके पास जाएं, कैसे कैसे जाएं, क्या प्रोसीजर फॉलो करें। तो अब देखिए कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में एविडेंसेस जो है वो दोनों ही में अलग अलग रोल प्ले करता है। जो आपका सब्सटेंटिव लॉ है उसके लिए अगर आपको एविडेंस देना है तो उसमें आपको क्या देना होगा, कोई पुख्ता सबूत जो है वो देना होगा। प्रोसीजरल लॉ में अगर आपको कोई एविडेंस देना है तो उसमें आपको पुख्ता नहीं, उसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इस चीज की ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको प्रोसीजरल लॉ में। अगर आप एविडेंसेस प्रोसीजरल लॉ के लिए बताते हैं, एविडेंसेस प्रोसीजरल लॉ को प्रूव करने के लिए देते हैं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो बतानी होती है, क्योंकि वहां सब्सटेंस अवेलेबल ही नहीं है। तो जब सब्सटेंस ही नहीं अवेलेबल है तो उस सब्सटेंस का एविडेंस आप कैसे दीजिएगा, है ना। तो इसी वजह से दोनों ही सिस्टम में आपका अलग अलग होता है, सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज में अलग अलग तरीके से एविडेंसेस जो है कोर्ट मांगती है। देन रेलेवेंसी के बाद मैंने एडमिसिबिलिटी बताई थी। एडमिसिबिलिटी एडमिशन होता है, कन्फेशन होता है, डाइंग डिक्लेरेशन होता है। डाइंग डिक्लेरेशन मतलब कि अगर कोई कुछ लिखते हुए या बोलते हुए मर जाता है या फिर लास्ट कुछ लिखा था और उसके एक दो दिन के अंदर ही मर जाता है, then that thing which he said or wrote that becomes his last words and that is considered as a dying declaration। मरने से पहले उसने जो बोला या फिर उसने जो लिखा तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रेलेवेंस है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एडवर्सरियल सिस्टम ये मानता है इस बात को दैट आप जो भी बोलते हैं मरने से पहले या जो भी लिखते हैं मरने से पहले, अब किसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन अंदाजा जो मर रहा है उसको हो जाता है कि मेरा जो है मृत्यु नियर है, बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु नियर है। ये दूसरा बंदे को नहीं पता होता है, लेकिन जिसकी मौत आती है उसको पता चल जाता है, ऐसा तो सब लोग कहते हैं। तो हमारा ये जो कहने वाली बात है इसको कोर्ट भी समझता है और इसीलिए बोलता है कि कोई भी आदमी जो कि मरने वाला है वो अपने मेकर से झूठ बोलकर नहीं मिलेगा। यानी जिसने उसको बनाया है, जिस भी भगवान ने या जिस भी चीज ने उसको बनाया है, वो उससे फेस ऑफ, वो उसके फेस टू फेस झूठ बोलकर नहीं जाएगा। तो उसके लिए एक लीगल मैक्सिम है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नेमो मैरिटियस प्रेसुमिटूर मेंटियर।
ये आपका लीगल मैक्सिम है, इसको आप खोजिएगा और इसके मतलब को खोजने की कोशिश करिएगा। ये डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है कि मरता हुआ आदमी अपने जबान पर झूठ बोलकर नहीं मरता है ना। एक मूवी भी थी जिसमें 4 दोस्त रहते थे, प्रेम चोपड़ा था, जो कि मरने समय बताता है कि बड़े से डब्लू के नीचे में 10 करोड़ रुपए है। तो इसीलिए वो लोग भरोसा कर लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो मर रहा होता है, तो ये मानकर चलते हैं कि वो मर रहा है, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। तो इसी वजह से कोर्ट भी इस चीज को समझती है, हालांकि एब्सोल्युटली इस चीज पर बिलीव नहीं करती है। कोरोबोरेशन के लिए यूज किया जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज यूज्ड एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस, उसको कोरोबोरेट किया जाता है बाकी एविडेंसेस के साथ, यानी कि देखा जाता है कि ये बाकी एविडेंसेस से मेल खाता है, जो लिंक है, चेन जो बनता है उसको कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको केसेस के थ्रू भी समझेंगे कि क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन को कंक्लूसिव प्रूफ की तरह देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। कंक्लूसिव प्रूफ से मुझे एक बात आपको बतानी है, ये जो प्रिजम्पशन लिखा है मैंने, अब एविडेंसेस जो होते हैं, कुछ चीजों को कोर्ट मान लेता है, कुछ चीजों को कोर्ट में प्रूव करना होता है। तो जिस चीज को कोर्ट मान लेता है उसको बोलते हैं दैट इट इज अज्यूम्ड, इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट। अब प्रिज्यूम कोर्ट ने तो कर लिया, लेकिन क्या कोर्ट मौका भी देगा उस चीज को प्रूव करने का कि वो आपने गलत प्रिज्यूम किया है? क्या वो मौका देगा आपको या नहीं देगा? तो उसके लिए सेक्शन 4 आपको बताता है दैट देयर कैन बी प्रिजम्पशन इन 3 वेज। एक प्रिजम्पशन में डायरेक्ट होता है, एक प्रिजम्पशन में प्रोवाइडेड होता है, और वन इज द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। जो 2 है, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, शैल, मे, ये सारे जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, इन्हीं से पता चलता है हमें कि कौन सा प्रिजम्पशन है। अगर तो शैल लिखा है, इसका मतलब है कि कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट आपको मौका भी देगा कि आप उस चीज को गलत साबित करें, यानी कि उसको बोलते हैं रिबटल। कोर्ट विल अलाउ यू टू रिबट इट, कोर्ट विल अलाउ यू टू रिबट इट, यानी आपको मौका दिया जाएगा कि आप उसको गलत साबित करें। कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया, क्योंकि कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखा गया है वो यही लैंग्वेज लिखा गया है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, एंड व्हेन इट इज शैल इट मींस इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम इट। अगर लिखा है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर को तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है तो फिर आपको वो मौका देगा कि आप उसको रिबट कर सकें। अगर वो कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करता है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है मौका देने की। उसके बाद तीसरा है आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ, है ना। किसी ने अभी कॉन्क्लूसिव प्रूफ जो वर्ड यूज किया था, व्हाट इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ? कॉन्क्लूसिव प्रूफ मीन्स दैट एक बार वो चीज कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन जाती है तो इसको अब आप रिबट नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन का वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसको अब आप रिबट नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मे और शैल वाले में तो आपको अलाउ किया जाएगा दैट यू कैन रिबट इट, है ना। लेकिन जो भी चीज कंक्लूसिव प्रूफ के फॉर्म में है, इट विल नॉट बी अलाउड टू बी रिबटेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूंगा Section 82 of the Indian Penal Code, which talks about an offense by a child who is of less than 7 years of age. उसने बताया है कि एक चाइल्ड जो कि 7 साल से कम का है, he cannot do an offense, वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। तो एक बार वो लिख दिया है स्टैट्यूट बुक में कि वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता है, तो कोर्ट उसको मान कर चलेगा कि वो पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि वो कोर्ट मान कर चल रहा है कि वो पॉसिबल ही नहीं है और वो आपके एक्ट में ही लिखा गया है, इस वजह से इट हैज बिकम अ कंक्लूसिव प्रूफ व्हिच सेज दैट दैट थिंग कैन नॉट बी रिबटेड। आपको रिबटल का उसमें मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा ऐसा करिए कि आप इसको प्रूव करिए कि ये 7 साल से कम का है या 7 साल से ज्यादा। एक बार प्रूव हो गया कि वो 7 साल का है, अब आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि आप प्रूव करें कि 7 साल का है तो सर क्या हुआ, ये इसके पास बुद्धि बहुत है,
ये आराम से चीजों को समझ सकता है और इसीलिए ये ऑफेंस कर सकता है। हालांकि आज की डेट में अगर हम देखें तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन हमारा जो कानून है वो अभी तक इसी कानून पर फिक्स है कि 7 साल से कम का बच्चा कोई ऑफेंस नहीं कर सकता है। तो अगर हम ये बस प्रूव कर देते हैं कि ये जो बच्चा है ये 7 साल का है, तो फिर कोर्ट फिर उसको रिबट करने की अनुमति नहीं देगा। कहने का मतलब है कि कोर्ट अब दूसरा कोई प्रूफ नहीं मांगेगा कि ये बुद्धिमान था कि नहीं था या फिर बेवकूफ था, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वही अगर ये बच्चा 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, अगर ये 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, तो उसी अगले सेक्शन में लिखता है 83 84 में दैट वहां पर कोर्ट जो है वो देखेगा कि ये जो बच्चा है क्या इसको सोचने समझने की शक्ति है, क्या वो सोच समझ सकता है सही से। अगर को वो सोच समझ सकता है सही से, डिसीजन ले सकता है, तो फिर उसको अलाउ किया जाएगा कि अब तुम इसको प्रूव करो कि इसी ने किया है मर्डर या फिर जो भी ऑफेंस किया है। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो फिर उस केस में कोर्ट फिर अलाउ नहीं करेगा आपको प्रूव करने के लिए। लेकिन आपको ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तभी जाकर आपका केस जो है वो आपके हाथ में आएगा। कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा फिर। लेकिन ये जो 7 साल से कम वाला जो है, इसके लिए एक लीगल मैक्सिम यूज करते हैं, डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स ये लीगल मैक्सिम है जो कि यूज किया जाता है इस चीज को बताने के लिए कि एक एज से कम अगर कोई है तो वो ऑफेंस नहीं कर सकता है, ऐसा हम मान के चलेंगे, ऐसा प्रिजम्पशन लेके चलेगा कोर्ट। तो कंक्लूसिव प्रूफ का जो है प्रिजम्पशन जो है वो कोर्ट लेता है, बट इट कैन नॉट बी रिबटेड। हाउएवर ये जो मे और शैल प्रिज्यूम्ड है, इसको रिबट किया जा सकता है। तो ये आपका किस में आ जाता है, प्रिजम्पशन में आ जाता है। उसके बाद बचता है एग्जामिनेशन और विटनेस और एकम्प्लिस। तो विटनेस, ये ऑन प्रूफ तो मैंने बता दिया। ऑन प्रूफ का मतलब है दैट जो भी चीजें आप कोर्ट में प्रूफ करते हैं उसका एक तरीका है, तो वो क्या तरीका है वो बताया गया है इस टॉपिक के अंदर। व्हाट वेज यू विल यूज टू प्रूव योर एविडेंस। अकम्प्लिस का मतलब होता है कि कोई बंदा साथ में मिलकर आपके क्राइम करता है और वो फिर बाद में जाकर उस बंदे का साथ छोड़कर सरकारी गवाह बन जाता है। तो वो क्या है, वो अकम्प्लिस है, क्योंकि उसने जिसके साथ मिलकर क्राइम किया उसको वो धोखा देकर वो पब्लिक यानी कि पुलिस का साथ दे रहा है और जो भी चीजें वो जानता था वो बता रहा है पुलिस को, तो उसको अकम्प्लिस बोलते हैं। अकम्प्लिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एविडेंस जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो साथ मिलकर उसके ऑफेंस किया है ना, इसीलिए उसको बहुत सारी चीजें पता है और इसीलिए कोर्ट भी उसकी बात पर विश्वास जल्दी कर सकता है। उसके बाद है विटनेस। अब देखिए विटनेस जो होते हैं वो क्या मुंह से ही बोलेगा, वो दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि विटनेस का मतलब ही है या तो आंख से देखा होगा या कान से सुना होगा। तो जो भी आंख से देखा और कान से सुना उसको मुंह से बता दिया। अगर वो डम्ब है, अब इसमें विटनेस में चाइल्ड विटनेस आता है, विटनेस में डम्ब विटनेस आता है और विटनेस में आता है हॉस्टाइल विटनेस। तो जो भी डम्ब विटनेस है, जो बोल नहीं सकता है, वो एक्शन से कुछ बता सकता है, यदि को तो वो एक्शन से भी कुछ नहीं बता सकता है, तो फिर हम ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो कि उसकी भाषा को समझ सके और उसकी भाषा को समझने के बाद फिर उससे कोर्ट जान सके कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो उस केस में कोर्ट जो है सिर्फ उसी की बात को सुनकर तसल्ली नहीं रखता है, वो फिर उसको कोरोबोरेट करवाता है। कोरोबोरेशन जो है वो उस चीज का करता है। डम्ब विटनेस हो गया। हॉस्टाइल विटनेस का क्या मतलब है? हॉस्टाइल विटनेस का मतलब है कि ये विटनेस मेरा था, मतलब मैं जो हूं वकील हूं एक्यूज्ड का, अब मैं अपने एक्यूज्ड क्लाइंट को गुनहगार साबित होने से बचाना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने तरफ से एविडेंसेस लाता हूं, मैं अपनी तरफ से विटनेस लेके आता हूं। ये जो बंदा है इसने देखा था कि वहां पर इस तरीके से इसने काम किया था, इसने अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, तो ये मेरा विटनेस है, यानी ये मेरे तरफ से गवाही देगा। अब अगर वो वहां पर कोर्ट में जाकर बोलता है कि उल्टा बोल देता है, सीधा उल्टा,
कि नहीं सर ये तो वहां पर ऐसे कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये लोग मुझे झूठ बोल बोल के यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इसी ने गुनाह किया है। यानी कि वो आया था बोलने के लिए मेरे तरफ से, लेकिन वो मेरे अगेंस्ट बोलने लग गया। तो हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि सर माय विटनेस हैज टर्न्ड हॉस्टाइल, मेरा विटनेस जो है वो हॉस्टाइल टर्न हो चुका है। तो जब मेरा विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो चुका है तो कोर्ट भी बोलेगा ना भाई कि आप कैसा विटनेस लेकर आए थे। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि सर आई वांट सम टाइम, आई वांट टू एग्जामिन दिस पर्सन। ये जो विटनेस है मेरा जो कि यहां पर आके उल्टा बोल रहा है, तो मैं इसको एग्जामिन करना चाहता हूं कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये तो मेरे तरफ से बोलने आया था। तो मैं इसको एग्जामिन करना चाहता हूं कि आखिर मेरे तरफ से क्यों बोल रहा, नहीं बोल रहा है। आखिर इसको किसी ने क्या डराया है, धमकाया है, या इसके फैमिली को किसी ने कोई पकड़ लिया है, या फिर कोई कंफ्यूजन है। तो एग्जामिनेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके से एग्जामिनेशन होता है। वन इज द सिंपल एग्जामिनेशन, मतलब कि मेरा विटनेस था, मैंने अपने विटनेस को बुलाया और मैंने उसको कोर्ट में खड़ा किया और उससे पूछने लग गया कि क्या तुमने इस बंदे को देखा था उससे उस दिन रात को। वो बोलेगा कि हाँ देखा था, यानी कि ये मेरी तरफ से बोल रहा है या मेरे अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, अभी फिलहाल मेरी तरफ से बोल रहा है। दिस इज द एग्जामिनेशन, यानी जिसका विटनेस अगर वो एग्जामिन करे तो वो एग्जामिनेशन होता है। दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जिसका विटनेस है उसके दूसरी तरफ, दूसरी साइड वाली पार्टी अगर उसको एग्जामिन करेगी तो हम बोलेंगे दैट ही इज क्रॉस एग्जामिनिंग। वो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, वो प्रूव करना चाह रहा है कि ये विटनेस जो है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि तभी वो अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवा सकता है। और तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए कि मेरा विटनेस था, उसने मेरे पक्ष में बोला, पहले मैंने जब एग्जामिन किया तो मेरे पक्ष में वो बोला, फिर जो दूसरा वकील है अपोजिट पार्टी का उसने क्रॉस एग्जामिन किया। जब वो क्रॉस एग्जामिन कर रहा था तो उसने उस विटनेस को फंसा दिया, कुछ ऐसी बातों में उलझा दिया कि वो कंफ्यूज कर गया और कुछ और बोलने लग गया, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मेरा केस खराब होता है इसकी वजह से। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर आई वांट टू री एग्जामिन माई विटनेस, मैं अपने विटनेस को फिर से एग्जामिन करना चाहता हूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एग्जामिन्ड हिम, सो नाउ आई वांट टू री एग्जामिन हिम। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो दूसरी पार्टी है उसका वकील जो है ये इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं इसको री एग्जामिन करना चाहता हूं। सो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। देयर इज एग्जामिनर इन चीफ। मैं अगर विटनेस को लेकर आया हूं तो मैं एग्जामिनर इन चीफ हूं, ठीक है, उस विटनेस का मैं एग्जामिनर इन चीफ हूं। ये होता है एग्जामिनर इन चीफ। तो ये आपका पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था एक एविडेंस लॉ में कि आप एविडेंस लॉ को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, और बेसिक चीजें जो है एविडेंस के लिए वो यही है कि एविडेंस को क्यों पढ़ते हैं वो भी जानना जरूरी है। और पहले लॉ क्या था एविडेंस के लिए, आज जो लॉ क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एविडेंस। और अब मैं आपको मौका देता हूं, अगर आप कुछ जानते हैं इस टॉपिक के बारे में जो कि आज हमने किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज एक बार ऑन प्रूफ वाला दोबारा बता दीजिए। ओके, देखिए एविडेंस आया, दिस इज माय पेन, दिस इज माय एविडेंस। इस पेन से आप मोस्ट ऑफ यू आपने जॉन विक मूवी देखी है। आई वुड ऑलवेज रेफर मूवीज इन माय लेक्चर्स, क्योंकि मूवी से मुझे बेस्ट प्रेजेंटेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो हैव यू सीन जॉन विक ऑफ कीनू रीव्स? Yes, Janvi? No, sir. Okay. So in that what happened that there is a person whose name is Keanu Reeves, who is the actor in that, जो मैट्रिक्स का एक्टर वही एक्टर है। तो वो क्या करता है कि he killed a person with a pencil। अब बताइए मुझे ये चीज कि एक पेंसिल से कैसे मारा जा सकता है किसी को? कैन यू टेल मी? सर पेंसिल की पूरे शार्पन करके भी उसको मारा जा सकता है, और अदरवाइज तो
That I don't know, sir. I'm sorry. ऐसे पॉइंट पर पियर्स करेंगे जहां पर की इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, जहां पर एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाएगी. आइदर इट कैन बी ऑन द नेक, or it can be in the brain, or it can be in the eyes, or anywhere where artery होती है, ताकि maximum blood loss हो. So what he did that he killed a person with a pencil. Now I have to prove that he killed a person with this pencil. Now this is my evidence. ये मेरा evidence है. How will I prove it? मैं कैसे प्रूव करूंगा कि इसी पेंसिल से मर्डर किया गया है? Can you tell me? सर Yes. इस सर ब्लड से, जैसे कि पेंसिल से अगर नोक मारेगा तो उससे ब्लड निकलेगा, तो मे बी उससे प्रूव कर सकते हैं. Yes. और शार्पन कितना है उससे भी, कि भाई कितना शार्प से कितना तक वो मतलब उसको मार सकता है, मतलब ये मैं Yes. अंदाजा लगा सकती हूँ. Yes. So see, first I have to prove that this pencil belongs to me, or this pencil was present at that point when he committed that offense. यानी वहां पर कहीं ना कहीं वो पेंसिल होगा, या फिर मेरा ही पेंसिल है वो, या फिर जिसको मारा है उसी का पेंसिल है. इस बात के लिए मैं क्या करवाऊंगा, मैं विटनेसेस बुलवाऊंगा कि क्या आप इस पेंसिल को पहचानते हैं. अगर मान लीजिए पेंसिल में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कि बताती है कि ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी में पाई गई थी, या पर्टिकुलर लाइब्रेरी का पेंसिल है ये, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज एंड मीन्स by which I can prove that this pencil was used to kill that person. मैं तरीका खोज रहा हूं जिस तरीके से मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये पेंसिल से ही मारा गया था. So whatever are the way I can get the blood stains on it. Blood stain की रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि ये जो blood stain है, this blood stain belongs to my client. This blood stain belongs to my client, या फिर this blood stain belongs to the person who is dead. तो इसका रिपोर्ट मुझे चाहिए होगा ना. I need the DNA report of that blood stains. So I will present the documents of that report. So these are the ways, and in this topic you will study that what are the ways by which you can prove that this evidence was used to commit that offense, या फिर ये एविडेंस इज सपोर्टिंग द फैक्ट इन इशू. जो आपका डिस्प्यूट है उसको जैसे सर देखते भी हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी चेक करते हैं, उससे भी पता लग सकता है. हाँ वो भी देखते हैं. तो वो जो भी तरीका है जो कि मैं यूज करूंगा ये प्रूव करने के लिए कि दिस वाज द पेंसिल व्हिच वाज यूज्ड टू मर्डर द पर्सन, वो सारे तरीके हम कहाँ जानेंगे, इस टॉपिक के अंदर जानेंगे. ओके सर, थैंक यू. तो जो भी सेक्शंस हैं इस टॉपिक के अंदर, दीज सेक्शंस विल टेल अस. रेलेवेंसी में हम जानेंगे कि कोई चीज रेलेवेंट होगा कोर्ट में या नहीं होगा. एडमिसिबिलिटी में जानेंगे कि कोई चीज एडमिसिबल होगा या नहीं होगा. प्रिजम्पशन में जानेंगे कि व्हाट थिंग्स कैन बी प्रिज्यूम्ड. If it is written may, then how the court can presume. If it is written shall, how it can be presumed. If it is a conclusive proof, how it can be presumed. Excuse me sir, one more thing. Last का जो है ना, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो दिखाई नहीं दे रहा है. किधर लास्ट का? ये इधर. ये जो ये इससे थोड़ा कैमरा में आ नहीं रहा है सर. Is it visible now? Yes sir, yes. Okay. So this is your overview of the entire syllabus कि आप क्या-क्या चीजें जानेंगे. और एविडेंस बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं. So you must do extensive reading of this subject because either it is a civil law or it is a criminal law. In both cases you need evidence to prove your case. तो दोनों ही चीजों में आपको केस प्रूव करने के लिए एविडेंस ही काम आएंगे, आपकी बातों को सपोर्ट करने के लिए. व्हाटएवर आर्गुमेंट्स यू गिव, वहां पर एविडेंस ही काम आएगा. इसीलिए एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज द थिंग विच यू विल नीड एवरीवेयर एंड एवरी टाइम. है ना. वो आपने मीम्स बहुत सारी देखी होंगी कि वकील से रिलेटेड मीम्स आता है, प्रूफ कहाँ है, वेयर इज द प्रूफ. So this subject will tell you that where is the proof.
what you should see in the proof. This subject will tell you. जैसे हम देखते हैं कि आपका WhatsApp messages के chats, can it be used as an evidence in the court? Yes, sir. Nowadays it can be. It can be used nowadays, but earlier this law was not there. So जैसे Yes, जैसे sir. टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे चीजें जो है वो इंक्लूड कर दिए जा रहे हैं, and that is why the definition of evidence is an inclusive definition. ठीक है, it is not an exclusive definition. So this is how we will study the evidence law, and I would not take much time for this subject to be completed क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं. बस मेरे आपके मन में मुझे एक बीज डालना है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने लग जाएं, क्योंकि आई बिलीव दैट इफ आई एम अ गुड टीचर आई विल बी एबल टू मेक यू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे. मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सोचना स्टार्ट कर दूं ना, आई कैन इनिशिएट दैट थिंकिंग. एक सोचने का जो एक तरीका है अगर वो मैं डेवलप कर सकूं, देन आई विल टेक इट एज अवार्ड, एज अ रिवॉर्ड फॉर माई सेल्फ. एनीबडी एल्स, एनी डाउट? यस? नो सर. कोई और डाउट है? जी जयपाल. नो सर, कोई डाउट नहीं है. ओके, तो मैं फिर आज यहीं खत्म करता हूं. विल मीट टुमारो विथ इंटरनेशनल लॉ, एंड आई विल कीप शेयरिंग द नोट्स एज वेल. जो भी मेरे पास मौजूद है और जो भी मैं आपके लिए बनाता हूं, आई विल कीप इट शेयरिंग. बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट सिंस दिस वाज